नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमारा जीके और जीएस का सीरीज चल रहा है और हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें 25 क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें 3 ऑप्शन होंगे और आंसर के अलावा 2 ऑप्शन पर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का जीके जीएस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है। 1 अल्फा कण, 2 प्रोटॉन, 3 धनात्मक हीलियम आयन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 धनात्मक हीलियम आयन। तो चलिए बाकी 2 ऑप्शन का हम डिस्कस करते हैं। अल्फा कणित हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं दोस्तों। अल्फा कणित हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, ये पहला ऑप्शन का। और ये दूसरा ऑप्शन का, प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है। 1 ढलवा लोहा, 2 पिटवा लोहा, 3 कच्चा लोहा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है दोस्तों। तो जानते हैं इन 2 ऑप्शन के बारे में, ढलवा लोहा और कच्चा लोहा के बारे में। वत्याई भट्टी में बना लोहा ढलवा लोहा कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और कच्चा लोहा अशुद्ध होता है तथा कठोर भंगुर होता है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। 1 ग्रेफाइट, 2 हेमाटाइट, 3 चारकोल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हेमाटाइट। याद रखिएगा दोस्तों, ये कार्बन का एक रूप नहीं है। तो चलिए ग्रेफाइट और चारकोल के बारे में जानते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा काला शीशा कहते हैं। तो चलिए, चारकोल काला भूरा सछिद्र ठोस पदार्थ है जो लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं वाष्पशील पदार्थों को निकाल कर बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों ये दोनों ऑप्शंस। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। 1 ग्रेफाइट, 2 फास्फोरस, 3 चारकोल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ग्रेफाइट। आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए 2 बाकी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो चलिए चारकोल के बारे में बता दिया था, इसलिए तो पीछे आगे कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी नोबेल गैस नहीं है। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 नियॉन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है दोस्तों। तो जानते हैं थोड़ा हाइड्रोजन और नियॉन के बारे में, हीलियम और नियॉन के बारे में। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, इसका परमाणु संख्या 2 है दोस्तों। याद रखिएगा हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है और इसका परमाणु संख्या 2 है। और नियॉन एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु संख्या 10 है। यह एक अक्रिय गैस है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है। 1 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 37 डिग्री सेल्सियस और 3 -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 -273 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए जानते हैं 2 ऑप्शन के बारे में। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापमान होता है दोस्तों। अगर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर में देख के बोलता है कि इसको इतना मतलब 98 है, 99 है या 104 है, 102 है। तो वो फ़ारेनहाइट में बताता है दोस्तों, ना कि सेल्सियस में। तो हमारे मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का, वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। और उससे 1 या 2 आगे बढ़ता है तो शरीर को लगता है कि जैसे बुखार हो गया। और 37 डिग्री सेल्सियस भी मनुष्य का सामान्य तापमान ही होता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न,
मनुष्य दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करता है? एक अवतल दर्पण, दो उत्तल दर्पण, तीन गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, अवतल दर्पण। जब मनुष्य दाढ़ी बनाता है तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, सब बाइक हो या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके साइड में एक छोटा सा शीशा लगा हुआ रहता है, उसे ही उत्तल दर्पण करते हैं। उसका उपयोग ये होता है कि दोस्तों पीछे जो आने वाली गाड़ी होती है उसको देख लिया जाए कि वो किस स्थिति में आ रही है और किस साइड से आ रही है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद डैश के कारण गोलाकार होती है? एक घर्षण के कारण, दो सतही तनाव के कारण, तीन गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, सतही तनाव के कारण। तो चलिए दोनों ऑप्शन के बारे में जानते हैं, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षित स्पर्श गति का विरोध करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थों द्वारा दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। जैसे ऊपर से कोई सामान फेंकते हैं तो पृथ्वी की ओर ही गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? बस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। आकाश का रंग डैश के कारण नीला दिखाई देता है? एक प्रकीर्णन के कारण, दो परावर्तन के कारण, तीन अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना दोस्तों, उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। दर्पण में हम अपना जो प्रतिबिंब देखते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बनता है दोस्तों। जैसे आईने के सामने हम लोग जो खड़ा होते हैं और आईने में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के कारण ही बनता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों किसी ग्लास में आप लोग जल रख लीजिएगा और उसमें एक छोटा सा पेंसिल, कलम या जो भी हो छड़ी टाइप का वो अगर रख दीजिएगा तो वो आपको झुकी हुई नज़र आता है। वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? एक जे थॉमसन, दो आइंस्टाइन, तीन गैलीलियो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। तो जानते हैं इन दोनों के बारे में, आइंस्टाइन और गैलीलियो के बारे में। आइंस्टाइन ने विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। तो चलिए, गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें खगोलीय प्रेक्षणों के लिए दान कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देता है? थायराइड, अधिवृक्क, तीन अग्न्याशय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, थायराइड। तो चलिए दो ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि शरीर में सोडियम नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है दोस्तों, याद रखिए। एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है सोडियम नियंत्रण के लिए। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अब जानते हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आपको हर रोज़ देता रहूँगा। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? एक अग्न्याशय ग्रंथि, दो थायराइड ग्रंथि, तीन अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, अधिवृक्क ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जानते हो तो ज़रूर बताएं, अगर नहीं भी जानते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी रेड ब्लड सेल का निर्माण शरीर के किस हिस्से में होता है, वो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? एक छोटी आंत, दो पेट, तीन बड़ी आंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, पेट। शरीर
प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है दोस्तों। तो चलिए छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है दोस्तों। और बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है दोस्तों। मैं शॉर्ट करके ही बता रहा हूँ, छोटा छोटा टाइप का बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में आए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, यकृत द्वारा निकलने वाले वाइल जूस का क्या काम होता है? 1 भोजन को अम्लीय बनाता है, 2 भोजन को क्षारीय बनाता है, 3 भोजन को तोड़ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, भोजन को क्षारीय बनाना। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस जो होता है उसका काम है भोजन को क्षारीय बनाना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है? 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्लाइकोजेन, 3 ग्लूकोज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ग्लाइकोजेन। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 1 जयपुर, 2 बिहार, 3 झारखंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जयपुर। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है जो कि राजस्थान में है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार और झारखंड में क्या क्या मनाया जाता है। बिहार में सोनपुर मेला प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु की खरीद बिक्री होती है दोस्तों। बिहार में सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। तो चलिए झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है जो वसंत के मौसम के दौरान मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिए झारखंड में कौन सा महोत्सव होता है? सरहुल महोत्सव मनाया जाता है जो कि बसंत में मनाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1 1965, 2 1962, 3 1969। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 1969। तो चलिए और 1965 और 1962 के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था दोस्तों। 1962 में मुख्य था भारत के लिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध। और 1965 देखते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था दोस्तों। इस दिन को पाकिस्तान में डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे मनाया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में है? 1 हरियाणा, 2 पंजाब, 3 उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, हरियाणा। भीमा देवी मंदिर हरियाणा में है। और पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश में मदन मोहन मंदिर प्रसिद्ध है जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों। याद रखिएगा मदन मोहन मंदिर, और वो भी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो चलिए पंजाब के बारे में। पंजाब में हरिहर मंदिर साहिब प्रसिद्ध है जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। आमतौर पर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों उनका पहला नाम हरि मंदिर साहिब है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? 1 अवलोकितेश्वर, 2 बुद्ध, 3 मैत्रेय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अवलोकितेश्वर। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म माना जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? 1 जैन, 2 हिंदू, 3 पारसी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, पारसी। अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है दोस्तों। और हिंदू का जो पूजा स्थल है दोस्तों ढेर सारा है। दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, वैष्णो मंदिर सब है। और जैन मंदिर, इस्कॉन मंदिर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? 1 मलाय एवं सुमात्रा, 2 भारत और श्रीलंका, 3 मोरक्को और स्पेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन
3 मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। और चलिए देखते हैं मलाया और सुमात्रा के बारे में। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं दोस्तों, याद रखिए भारत और श्रीलंका जो अलग होते हैं पाक जल संधि द्वारा होता है। और देखते हैं मलाया एवं सुमात्रा के बारे में। मलक्का जल डमरू मध्य के द्वारा मलाया तथा सुमात्रा अलग होता है दोस्तों, याद रखिएगा मलक्का जल डमरू मध्य। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? 1 क्रिकेट, 2 हॉकी, 3 गोल्फ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 क्रिकेट। एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो चलिए हॉकी और गोल्फ देखते हैं किससे संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन हॉकी की शब्दावली है दोस्तों, याद रखिएगा पेनल्टी स्ट्रोक और पुश इन। दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट आदि गोल्फ से संबंधित है। ये गोल्फ की शब्दावली है दोस्तों, याद रखिएगा। और ऊपर वाली जो है वो हॉकी का शब्दावली है और नीचे वाले जो है वो क्या कहते हैं गोल्फ से संबंधित है। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 1 25 जनवरी, 2 14 सितंबर, 3 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 14 सितंबर। याद रखिएगा दोस्तों 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और चलिए देखते हैं 25 जनवरी। और 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल भारत में। तो चलिए 2 अक्टूबर को सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, सभी जानते हैं, सभी को पता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? 1 झारखंड, 2 बिहार, 3 छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना की शुरुआत भारत में छत्तीसगढ़ ने ही किया था। तो चलिए देखते हैं झारखंड और बिहार की कौन सी योजनाएं हैं। बिहार में 7 निश्चय योजना है जिसमें विद्यार्थियों को क्रेडिट कार्ड पर लोन दिया जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और भी 7 निश्चय योजना में सिर्फ ये है जो कि विद्यार्थियों को क्रेडिट दिया जाता है और बाकी 6 भी हैं। तो देखते हैं झारखंड में किसान कर्ज माफ़ी योजना है दोस्तों, फिलहाल में 2020 में झारखंड में किसान कर्ज माफ़ी योजना चल रहा है। तो चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न क्या है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1 34, 2 8, 3 17। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 34। तो देखते हैं 8 और 17 क्या कहता है। स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी दोस्तों, याद रखिएगा जब शुरुआत हुई थी मतलब स्थापना या गठन हुई थी सर्वोच्च न्यायालय का, तो उस समय तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 8 थी, मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। तो और देखते हैं 17। 1977 में संशोधन करके इसकी संख्या 17 कर दी गई दोस्तों, याद रखिएगा 17 संख्या कब की गई? 1977 में संशोधन करके। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा 25 जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों मैं हर रात को 8 बजे आपको ऐसा ही वीडियो पहुंचा सकूं आप तक। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।